हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। और हाँ, एक और बात, बहुत ही जल्द आपको एक और स्टोरी सुनने को मिलेगी। अब हम आगे सुनते हैं। आपने अगले पार्ट में सुना था कि सिया और उसके दोस्त एक गार्डन में बैठे थे। सिया अपने दोस्तों को उसके और वेदा के बीच बीते हुए 2 दिनों में क्या हुआ था और वेदा उससे कैसे नाराज हो गई थी उसके बारे में बताती है। सिया कहती है, हम जब पहले दिन वेदा और उसके दोस्तों से मिले थे तब वेदा उसके दोस्तों की फोटो खींच रही थी। तभी मैंने उसे पहली बार देखा। उसको देख के ऐसा लगा कि मैं उसे बहुत पहले से जानती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी नज़र हमेशा उसे ही ढूंढती रहती थी। उस वक्त मुझे जो फील हो रहा था ना, उसे मैं इस वक्त शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसने जब पहली बार मेरी तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। जब उसने मेरी ओर देखा उस वक्त पहली बार हमारा आई कांटेक्ट हुआ तो पता नहीं एक अलग ही एहसास जगा। कुछ पल ही सही, लेकिन मुझे लगा कि ये पल बस ऐसे ही थम जाए और मैं उसे देखते ही रहूं। और जब मेरे आसपास होती थी तो मुझे कुछ अलग सा ही फील होता था। पता नहीं, अंदर से आवाज़ आती थी कि उससे बात करूं, उससे मिलूं, दोस्ती करूं और हमेशा उसके पास ही रहूं। इसीलिए मैं उसे जब भी वो मेरे सामने आती थी तो मैं उसे ही देखने लगती थी। और वो जब दूर होती थी तो मैं उसे कभी कभी तिरछी नज़र से देखकर थोड़ा थोड़ा नोटिस करने लगती थी। तुम लोग भी उसे हमारी फ़ोटो खींचने के लिए कहते तो वो मना नहीं करती थी। इसीलिए उसके दोस्त और हमारे बीच उन दिनों में अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। हम सब लोग एक साथ ही घूमने लगे थे। मैं उसे कितनी भी बार क्यों ना देखूं, हमेशा उसे ही देखने का मन करता था। और ये मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। हम जहाँ पर भी जाते वो सब लोग वहीं पर आ जाते थे। जब मैं वेदा को देखती थी तो अलग ही सुकून मिलता था। इतना कह के थोड़ी देर रुकते हैं, जैसे वो उस पल को फील कर रही हो, और कुछ देर अपनी आंखें बंद करके उसमें ही खो जाती है। तभी स्नेहा कहती है, ओलो देख, तू ज़्यादा इंतज़ार मत करवा प्लीज़, जल्दी बताना। सिया अपने आंखें खोलती है और कहती है, हाँ बता तो रही हूँ ना, तुम आराम से अब सुन भी नहीं सकती है। नम्रता स्नेहा को कहती है, तू क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रही है, वो बता रही है ना, तो बीच में मत बोला कर, उसे बताने दे। स्नेहा कहती है, ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। इतना कह के वो अपनी उंगली अपने होठों पे रखती है और चुप बैठ जाती है। सिया आगे कहती है, ऐसे ही हम साथ रहने लगे, उसके साथ फोटो खिंचवाते, मस्ती भी करते, और एक ही होटल में रुकने की वजह से हम लोग साथ में ही शाम को होटल पे आ जाते थे। दूसरे दिन भी यही होता है। वेदा और उसके दोस्त और हम जहाँ पर भी घूमना होता था एक साथ ही चले जाते थे। वो लोग हम जहाँ जाते थे वहीं पहुँच जाते थे और मस्ती भी करते थे। लेकिन जब हम फोटो खिंचवा रहे थे तब मैंने वेदा को अपना फ़ोन उसकी पॉकेट में रखने दिया। उसने फ़ोन अपनी पॉकेट में रख दिया और वो फ़ोटो खींचने लगी। तुम सब लोग बाहर थे तब मुझे वेदा के साथ अकेले में फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिला।
अब तक तो वो हम सब के फोटो खींच रही थी और हम सब भी फोटो खींचते हुए एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तब हम एक साथ में ही होते थे, लेकिन मुझे उसके साथ अकेले में फोटो खिंचवाना था। ये सोचकर मैंने उसे फोटो खींचने के लिए कहा, तो उसने भी मना नहीं किया और उसकी दोस्त आरती को हम दोनों का फोटो खींचने के लिए कहा। आरती फोटो खींच रही थी, तब वेदा और मैं एक साथ खड़े थे। वेदा ने मेरे पास आकर मेरी कमर पे हाथ रखा, तो उस वक्त मेरी धड़कनें अचानक तेज होने लगी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा और क्यों हो रहा। एक दो फोटो खींचने के बाद आरती ने हमें एक तस्वीर दिखाई और कहा, अब तुम दोनों ऐसे पोज दो जिसमें मैं और वेदा एक दूसरे के सामने देख रहे हो। हमने वो फोटो खिंचवाई। फोटो अच्छी आई है या नहीं वो देखने के लिए वेदा कैमरे में देखने लगी और यहाँ मेरी हालत खराब हो रही थी। वेदा ने कहा, फोटो अच्छी नहीं आई, तुम दूसरी बार फोटो निकालो। वो अपनी दोस्त को कहकर वापस मेरे पास आकर खड़ी हो गई। आरती फोटो खींच रही थी, लेकिन वेदा जब मेरे पास आई तो मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मैं उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने जब मेरी तरफ देखा और हम दोनों के बीच आई कांटेक्ट हुआ और पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया, मैं रह ही नहीं पाई और मैंने उसके होठों पर किस कर दी। ये सुनकर सिया के दोस्त शौकीन नजरों से उसे देखते हैं और सब लोग एक साथ ही गए थे, क्या तूने तूने वेदा को किस कर दी? सिया थोड़ा शर्माते हैं और चुप हो जाती है। तभी स्तुति कहती है, देख अब इसे शर्माना बंद कर और आगे क्या हुआ वो बता। सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वेदा तो वहीं पे फ्रीज हो गई, जैसे मूर्ति खड़ी और मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो ये क्या था। मैं तुरंत ही वहाँ से भागकर तुम लोगों के पास बाहर आ गई। मैंने उसे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और वो अभी भी वहीं पर ही थे, लेकिन मेरा फ़ोन वेदा के पास ही रह गया था, जो मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे फ़ोन दिया था। फिर वहाँ से जब हम दोपहर को होटल आए तब हम मेरा फ़ोन ढूंढने लगे। स्तुति के फ़ोन से मैंने अपने फ़ोन पे बहुत बार कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल पिक ही नहीं किया। मैंने अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा था, तो वेदा को भी शायद पता नहीं था। उसके बाद तुम लोग कार में और गार्डन में देख रहे थे, तब वेदा और उसकी दोस्त आरती हमारे रूम में आई। उस वक्त रूम में सिर्फ मैं और अवनी ही थे। तो मैं फ़ोन न मिलने की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ मैं इस उलझन में थी कि मैंने वेदा को किस कैसे किया, और मैं सोच रही थी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और गुस्से में मैंने दरवाज़ा खोला और सामने वेदा को ही देखा, साथ में उसकी दोस्त भी थी। मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि वो वेदा की साइड में खड़ी थी। वेदा ने मुझे मेरा फ़ोन दिया और कहा, माफ़ करना, आपका फ़ोन गलती से मेरे पास रह गया था। और उसने मेरा फ़ोन मुझे वापस दिया। वापस देते हुए कहा, ये लीजिए आपका फ़ोन। उसने इतना बोला ही था कि मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दी और कहा, अगर तुम्हें मेरा फ़ोन लेना ही था तो मुझे बता देती। ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता भी है।
इसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। अगर ये फ़ोन नहीं मिलता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तुम जानते भी हो मैं उसे ऐसे ही कितना कुछ बोल रही थी, लेकिन वो अपने गाल पे हाथ रखकर चुपचाप सिर्फ सुन रही थी। तभी उसकी दोस्त आगे आती है और वो थोड़ा गुस्से से कहती है, फोन आपने उसकी पॉकेट में रखने के लिए दिया था, उसने चुराया नहीं था जो आप इतनी भड़क रही हैं। और गलती ना होते हुए भी आप उसे इतना सुना रही है और आपने उसे थप्पड़ भी मार दी। तभी उन्हें आवाज सुनकर वहां आ जाती है। उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। अवनी आकर सिर्फ क्या हुआ इतना बोली ही थी कि वेदा वहां से जाने लगती है। तभी उसकी दोस्त वेदा को गुस्से से कहती है, तो कुछ बोल तो सही, उसे बता कि उसने ही तुझे अपना फोन तेरी पॉकेट में रखने को दिया था। लेकिन वो वहां से चली जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसकी दोस्त बताती है कि आप जब फोटो खिंचवा रही थी तभी आपने अपना फोन वेदा को अपनी पॉकेट में रखने को बोला था और आपको वो याद ही नहीं रहा, तो उसमें वेदा की क्या गलती थी बताओ। यह कहकर वो भी वेदा के पीछे चली जाती है। मैं और अवनी उसे ही जाता हुआ देख रहे थे। अवनी मुझे कहती है, हाँ हम जब फोटो खींच रहे थे तब तूने ही तो उसे फोन पॉकेट में रखने को दिया था, अब तो खुद ही भूल गई। और तो और तूने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ भी लगा दी। ये तो गलत है ना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर अवनी सिया को देखती है, फिर उसके चेहरे को टेंस देखकर फिर से कहती है, सिया एक बात बता, कुछ और तो नहीं हुआ है ना जिस वजह से तूने उसे थप्पड़ मारा। देख तेरे चेहरे पे सब दिखाई दे रहा है कि कुछ और भी हुआ है, बताना क्या हुआ है। तब मैंने उन्हीं को जो हुआ था वो सारी बातें बताई और फिर उन्हीं ने मुझे कहा कि मुझे वेदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने सोचा कल जब हम उससे हमारे फोटोज लेने जाएंगे तब माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम तीनों रूम में आए तो साथ में हमारे ये फोटो वाली पेन ड्राइव भी लेकर आए, वरना वो एक ऑप्शन था कि फोटो लेने के बहाने वेदा के पास जाऊंगी और उससे माफ़ी मांग लूँगी। हम लोग दोपहर के बाद घूमने निकले तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, मुझे अवॉइड कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने और अवनी ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो मुझसे दूर ही रहे। हम उसे फोटो खींचने के लिए कहते तो वो अपने दोस्तों को कैमरा देकर उसे कहती कि आप लोग फोटोज खींचो, और फिर कोई ना कोई बहाना करके वहां से चली जाती थी। उसका यह बिहेवियर उसके दोस्तों के साथ साथ आप लोगों को भी शायद अजीब लगा होगा, लेकिन मुझे अवनी और उसकी दोस्त आरती, हम तीनों को ही पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी और वो जैसे मुझे इग्नोर कर रही थी, पता नहीं मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मैं कहूँ तो क्या कहूँ। और उस वक्त मैंने उससे भी कुछ नहीं कहा। अगर मैं उससे कुछ भी कहती तो शायद गुस्से में कुछ कर ना दे, उस बात का डर था। और मैं उसका मूड ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे ऐसे देखकर मुझे भी बुरा लगने लगा था। अवनी को पता था, इसलिए वो मुझे समझाती रही। हम लोग जब उससे मिलेंगे तब उससे सॉरी भी कह देंगे।
मैंने भी कहा ठीक है। और आज भी मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी वजह से ही वो गिर गई थी। गलती से मैंने ही उसे धक्का दे दिया और उसे चोट लग गई। उस वक्त भी मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वहाँ सब लोग थे तो मैं चुप ही रही। मैं उसे माफ़ी मांगना चाहती, लेकिन कैसे, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा। मैंने उसे किस की थी, शायद इसीलिए क्योंकि मैं शायद उसे पसंद करती हूँ। हमारे पास उसका और उसके दोस्तों में से किसी का भी कांटेक्ट नहीं है। वो लोग कहाँ पर रुके हैं ये भी हमें पता नहीं। मुझे उसके साथ बात करनी है, लेकिन कैसे, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना कह के वो रोने लगती। तभी स्तुति उसे हग करती और शांत करते हुए कहती, अगर ऐसी बात थी तो तू हमें पहले नहीं बता सकती थी, पागल। और अब रो रही है। देख, तू ज़्यादा चिंता मत कर, हम उसे ढूंढ लेंगे। यह कह के उसिया को शांत करती। तभी नम्रता कहती, देख सी, वो लोग शायद अभी भी यहीं पर होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। तभी तो उसे बात कर लेना। लेकिन हाँ, अब चलो, आप लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी क्या? देखो ना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, प्लीज़ चलो ना। उसे ऐसे नाटक करते हुए सब हंसने लगते और फिर वो लोग बाहर आकर वहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद वो फिर घूमने लगते हैं और शाम होते ही होटल आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये तो हम अगले पार्ट में ही देखेंगे कि सिया वेदा से बात कर पाती है या नहीं, और वेदा उसे माफ़ करती है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।